फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की डोंग को देखते हैं जिसको इसका हस्बैंड मैंग पीट रहा था। और वो डोंग से कहता है कि तुम अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा और कोई तुम्हें दफना भी नहीं सकेगा। और अगर मैंने तुम्हें कहीं गायब कर दिया तो कोई ढूंढ नहीं सकेगा कि तुम्हें कहाँ दफन किया गया है। और उसके बाद वो शिव का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ये है शिव जिससे मैं लव करता हूँ और ये प्रेग्नेंट है और इसके पास मेरा बेबी है। इस पर डोंग बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी और कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मैंग, मैंने आखिर किया क्या है, मेरा क्या कसूर है। इस पर मैंग की मदर कहती है कि 5 साल हो गए हैं लेकिन तुम मुझे पोता नहीं दे सकी हो और हमें अपनी शेन फैमिली का बेटा चाहिए। और तुम इतना रो क्यों रही हो, हम तुम्हें डाइवोर्स नहीं देंगे, हम इतने पागल थोड़ी हैं जो खुद प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे। लेकिन अगर तुम एग्रीमेंट पर साइन कर देती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन डोंग बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी और कहती है, मैंग हमारी बेटी भी तो है, आज बेबी का बर्थडे है, उसके बारे में सोचो। और शिव बोलती है, बेबी का ख्याल मैं खुद रख लूंगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। ये बात सुनकर डोंग गुस्से से उठते हुए कहती है कि नहीं, वो मेरी बेटी है, मैं उसे किसी को ले जाने नहीं दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि मैंग ने उसे पकड़ते हुए एक गाड़ी के सामने धक्का दे दिया था और बेबी की आंखों के सामने ही डोंग की मौत हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम मूरोंग को देखते हैं जो कि डोंग की ट्विन सिस्टर थी और वो अपनी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रही थी। अपनी प्रैक्टिस को एंड करने के बाद वो किचन में आती है और कुक का बनाया हुआ वो कहवा पीते हुए कहती है कि ये बहुत अच्छा है और फिर वो वहाँ से बाहर चली गई थी। और बाहर ही उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था जो कि कहता है, मिस हम आपकी बहन को ढूंढ चुके हैं लेकिन हमें अभी ये खबर पता चली है कि उसकी डेथ हो चुकी है। मूरोंग को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। और दूसरी तरफ हम मैंग को देखते हैं जो कि शिव के साथ था और शिव कहती है, कितना मजा आएगा जब डोंग की प्रॉपर्टी अब मेरी होगी, मैं उसके घर में रह सकती हूँ, उसकी गाड़ी को यूज कर सकती हूँ, उसका खाना खा सकती हूँ। और मैंग हंसते हुए कहता है कि उसका हस्बैंड भी अब तुम्हारा है। और ये कहकर वो दोनों ही हंसने लगे थे। कुछ टाइम के बाद हम डोंग के फ्यूनरल पर सबको जमा होते देखते हैं जहाँ पर मैंग सबके सामने नाटक करता है, रोते हुए कहता है, मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। इतने में उसकी सिस्टर उसके करीब आती है जिसका नाम चैन था और वो कहती है, अरे तुम्हें अपनी बेटी के लिए स्ट्रॉन्ग होना होगा, जो हो गया वो हो गया। और अपनी सिस्टर को देखकर मैंग एक ईवल स्माइल देता है और उसके बाद सबको बताता है कि अब से इस प्रॉपर्टी को मैं इनहेरिट करूंगा और इसको मैं ही संभालूंगा। और ये बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी बिजनेसमैन चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम डोंग के हस्बैंड थे, उसके भाई तो नहीं, ये प्रॉपर्टी तुम्हें कैसे मिल सकती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो हमें लगता है कि शायद तुमने इस प्रॉपर्टी के लिए डोंग को मार दिया। ये बात सुनकर शिव गुस्से से खड़े होते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, बकवास किए जा रहे हो। लेकिन मैंग शिव को बिठा देता है और कहता है कि अरे मुझे पता था तुम लोग मेरी बात तो नहीं सुनोगे, इसलिए मेरे पास एविडेंस है। मरने से पहले डोंग ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। अब मैंग भी उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने ही वाला था कि इतने में हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि गुस्से से खड़े होते हुए बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मिस डोंग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो कभी भी ऐसी कोई भी विश नहीं करेगी और ना ही ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाएगी। इस पर शिव कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहती हो कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने बनवा लिए हैं। इस पे वो पर्सन कहता है कि मैं बता रहा हूँ कि मिस डोंग ऐसा कभी भी नहीं करेंगी क्योंकि ये एक चीटर है। और वहाँ पर बैठी एक लेडी भी कहती है कि मैं जानती हूँ शिव प्रेग्नेंट है और उसके पास मैंग का बेबी है और मुझे तो लगता है इन दोनों ने मिलकर ही डोंग को मार दिया है ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हासिल कर सके। लेकिन हम चैन को देखते हैं जो कि खड़ी हो चुकी थी और कहती है कि इंसान को हमेशा बात एविडेंस पर करनी चाहिए, हमारे पास तो एविडेंस है, आपके पास क्या एविडेंस है। इस पर वो पर्सन बड़ी चुप हो चुका था और कहता है, मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। और मैंग तो और भी ज्यादा चालाकी करने लगता है और कहता है कि अब इस प्रॉपर्टी में तुम सबका कोई भी शेयर नहीं रहेगा, ना ही कंपनी में। मैं जानता हूँ तुम सब इस कंपनी को इनहेरिट करना चाहते हो, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो। अब मैंग धक्के देकर बई को वहाँ से बाहर निकलवा देता है कि इतने में दरवाजा फिर से खुलता है और वहाँ पर मूरोंग आ चुकी थी। मूरोंग आते हुए कहती है कि ओह, यहाँ पर तो मेरा फ्यूनरल चल रहा है और बताया जा रहा है कि मैंने कोई विश भी की थी, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ तो फिर मेरी प्रॉपर्टी कोई और कैसे ले सकता है। और मूरोंग को देखकर सभी शॉक रह चुके थे और मैंग उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि क्या सच में ये डोंग ही है। और शिव तो शॉक होते हुए कहती है, ये तुम हो, तुम इंसान हो या फिर भूत। जिस पर मूरोंग शिव के करीब आते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई क्या, तुम सरप्राइज हो या फिर तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं वापस आऊं। अब मैंग भागते हुए उसके करीब आते हुए कहता है, नहीं नहीं डोंग, हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं कि तुम वापस आ गई, हमारी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। लेकिन मैंग की मदर खड़े होते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, डोंग मर चुकी है, ये डोंग नहीं हो सकती। तभी मूरोंग उसके करीब जाते हुए कहती है, तो आपका मतलब है कि मैं फेक हूँ।
ऐसा ही है। इसके बाद वो चीखने लगती है और कहती है कि अगर मैं फेक हूँ तो मुझे बताएं फिर असली डोंग कहाँ पर है। लेकिन शिव कहती है कि ठीक है तुम डोंग हो, लेकिन फिर भी यहाँ से दफा हो जाओ क्योंकि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता है। पर मेंग आते ही शिव को थप्पड़ मारते हुए कहता है बकवास बंद कर दो अपनी, फंसाओगी मुझे भी तुम। अब मेंग मोरोंग के करीब जाता है, कहता है कि तुम अपनी जुबान बंद कर लो और यहाँ पर अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश की तो फिर तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन हम मोरोंग को देखते हैं जो सिर्फ स्माइल ही किए जा रही थी। इतने में हम ली को देखते हैं जो कि मोरोंग के हाथ में पहनी हुई रिंग को देखता है। उस रिंग को देखकर वो डर गया था और सोचने लगता है जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये वही है, क्या ये मोरोंग है। अब मेंग ली की तरफ देखते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दो। और ली तो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और फिर सबको बोलता है सब यहाँ से चले जाओ। जिस पर मोरोंग कहती है तुम ऐसा मेरे साथ कर सकते हो। और ली कहता है तुम क्या ही कर लोगी। इस पर मोरोंग स्माइल करती है और कहती है चलो देखते हैं। इतने में ली को एक कॉल आ चुकी थी और उसे बोला जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोरोंग के साथ ऐसा करने की। और ली के तो हाथ पैर कांपने लगे थे और कहता है मेरा शक बिल्कुल ठीक था, ये मोरोंग ही है। अब मेंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और कहता है ली तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैंने तुम्हें क्या बोला है। जिस पर ली कहता है कि जल्दी से आओ, इन सब लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन इस लेडी को कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और ये सुनकर तो मेंग का दिमाग ही खराब हो गया था। मेंग बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे बाहर निकालोगे, हर साल तुम पर इतना पैसा लगाता हूँ मैं। लेकिन ली उसकी कोई बात नहीं सुनता है और अपने गार्ड्स के साथ मिलकर वहाँ से सब लोगों को बाहर निकाल चुका था और वहाँ पर सिर्फ मोरोंग ही रह चुकी थी। अब मोरोंग डोंग की पिक्चर के पास आती है और कहती है सिस्टर मैं आपसे वादा करती हूँ आपको ढूंढने में तो देर हो ही चुकी है, लेकिन जितना इन लोगों ने आपको सताया है उससे ज्यादा का इनको हिसाब देना होगा, मैं बदला लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम ली को देखते हैं जो कि मोरोंग फैमिली के पास था और मोरोंग का असिस्टेंट उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। और ली कहता है मेरी बात का यकीन करें, मैं कभी भी मोरोंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर मोरोंग का असिस्टेंट कहता है कि जब तक मोरोंग की आइडेंटिटी सबसे छुपी रहेगी तुम जिंदा रहोगे और जिस दिन इसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई अगले दिन का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। इस पर ली कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और तभी असिस्टेंट कहता है चलो अब बताना शुरू करो कि चैन फैमिली का क्या राज है, मेंग ने आखिर क्या क्या किया था। और ली फर हर बात बताने लगता है। अब मोरोंग वहाँ से डोंग के घर पर चली गई थी, लेकिन मेंग की मदर उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कहती है कि निकलो यहाँ से। मेंग भी मोरोंग के ऊपर गुस्सा करने के लिए आता है, लेकिन मोरोंग एक थप्पड़ मारकर मेंग को नीचे जमीन पर फेंकती है और उसके बाद उसकी मदर की तरफ देखते हुए कहती है ये घर मेरा है, तुम लोग मुझे यहाँ से निकलने के लिए नहीं बोल सकते। और तुम लोग कितने ज्यादा घटिया लोग हो, मेरा ही दिया हुआ खाते हो, मेरे घर में रह रहे हो और मुझे ही आंखें दिखा रहे हो। और फिर शिव की तरफ देखते हुए कहती है कि बहुत मौजें उड़ा ली तुमने, लेकिन अब निकलो यहाँ से, एक वक्त भी मैं तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूँगी और जब तक मैं यहाँ पर हूँ मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। और शिव तो अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट करवा कर फौरन से वहाँ से भाग गई थी। अब मोरोंग मेंग की मदर से कहती है कि मुझे बताएं कि बेबी कहाँ पर है और मेंग की मदर उसे ऊपर की तरफ इशारा करती हैं। तो मोरोंग जल्दी से रूम में चली गई थी जहाँ पर वो बेबी को ढूंढने लगती है। वो बेबी को देखती है जो कि एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी और बेबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और अपने सामने मोरोंग को देखकर बुरी तरह से वो रोने लगी थी। बेबी को ऐसे देखकर तो मोरोंग का दिमाग ही खराब हो चुका था। वो कहती है बेबी के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब मोरोंग बेबी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि इसको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसने अपने सामने कुछ बहुत बड़ा होते हुए देखा है जिसने इसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है। दूसरी तरफ हम बेबी को देखते हैं जो कि एक ड्राइंग बना रही थी और मोरोंग जैसे ही उसके करीब आती है तो उस ड्राइंग को देखते हुए कहती है बेबी इसमें ये रो क्यों रही है, मुझे बताओ आप क्यों रो रही थी। लेकिन बेबी कुछ भी नहीं बोलती है, जिस पर मोरोंग पागल हो चुकी थी और कहती है बेबी मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, मम्मा को क्या हुआ था मुझे बता दो। लेकिन बेबी बुरी तरह से रोने लगी थी। मोरोंग उसे हक कर लेती है, कहती है तुम मेरी बेटी हो ना, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर वो बेबी को लेकर एक नए घर में आ गई थी जहाँ पर उसने डॉक्टर भी हायर कर लिए थे और डॉक्टर को कहती है कि इसका ख्याल रखना। और बेबी से कहती है अब से आप इस नए घर में रहोगी जहाँ पर कोई भी आपको तंग नहीं करेगा बेबी। और जैसे ही डॉक्टर बेबी को लेकर वहाँ से जाती है तो मोरोंग सोचने लगी थी आज से मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं किसी को भी इतनी हिम्मत नहीं दूंगी कि आकर तुम्हें हर्ट कर सके। अब दूसरी तरफ हम मेंग को देखते हैं जो कि पानी से भीगा हुआ था और तभी शूज के पास आती है और कहती है कहीं सच में ये डीमन तो नहीं है जो बदला लेने के लिए वापस आ गई हो। इस पर मेंग कहता है ये डीमन हो गोस्ट हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा।
नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि सबके नाम अपने सामने रखकर उनके सामने कैंडल्स जला रहा था और कहता है बहुत जल्द इस फैमिली का फ्यूनरल होने वाला है। इसके बाद हम मैंग को देखते हैं जिसने एक घटिया प्लान बना लिया था और वो जेन के साथ बैठा हुआ था। हमें जैसे ही मैंग का चेहरा दिखाया जाता है तो हमें इस बात का पता चलता है कि मैंग कोई घिनौना प्लान बनाकर ही बैठा हुआ था। तभी चेन कैमरा की तरफ देखते हुए कहती है कि आज हम मैंग से पूछेंगे कि आखिर डोंग की मौत हुई कैसे। इस पर वो कहने लगता है कि उसको साइकोलॉजिकल इशू था। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसीलिए उसने सुसाइड नोट लिख दिया और उसने दरिया में छलांग लगा दी। मैंने उसको बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। मैंने तो उसके लिए डॉक्टर्स भी हायर कर लिए थे। इस पर चैन कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन फैमिली की सेफ्टी का क्या? अगर उसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था तो वो तो किसी को भी हार्म कर सकती थी। और मैंग कहता है वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, वो किसी को हार्म नहीं करती थी। और ये कहते हुए वो अपनी नकली बनाई हुई चोट के ऊपर हाथ रखता है और वो बिल्कुल ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे कि वो सारी चोटें उसे डोंग की वजह से ही लगी हों। और चैन कहती है इस बात को सुनकर तो पता चलता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं मिस्टर। और ये रिपोर्टिंग जैसे ही बाकी सारे लोग सुनते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि मैंग तो एक मासूम और बेचारा सा इंसान है जिसे उसकी वाइफ पीटती है। इस वीडियो को उसके सारे कोलीग्स और एम्प्लॉयज भी देखते हैं और वो सारी लड़कियां बातें कर रही थी कि ये तो बहुत ही बेचारा है, ये अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देता। इतने में हम देखते हैं कि मूरोंग भी वहाँ पर आ चुकी थी और कहती है मेरे बारे में बात हो रही है क्या? मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। अगर उसको पीट सकती हूँ तो किसी को भी पीट सकती हूँ। इतने में मैनेजर वहाँ पर आता है, कहता है बातें बंद करो और अपना काम कंप्लीट करो। और ये कहकर मैनेजर तो वहाँ से चला गया था और मूरोंग भी चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई थी। तभी वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से बातें करने लगती हैं कि आखिर ये वापस क्यों आई है। और इससे मिलते हुए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये डोंग है ही नहीं, इसका एटीट्यूड तो देखो। कुछ ही देर में एक मीटिंग स्टार्ट होती है और मूरोंग उठकर मीटिंग रूम में चली गई थी सबके साथ, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं बुलाया था। और जैसे ही वो मीटिंग रूम में जाती है तो उसके सारे कोलिग्स कहते हैं कि तुम्हें तो मीटिंग की समझ ही नहीं आएगी, इसीलिए तुम्हारे यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। इस पर मूरोंग कहती है कि मैं तो यहीं पर बैठूंगी, अगर मुझे मीटिंग की समझ नहीं आई तो दोबारा मैं मीटिंग में नहीं आऊंगी, लेकिन अगर मुझे इसकी समझ आ गई तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी मुझे मीटिंग में आने से नहीं रोकोगे। उस मीटिंग से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जिसके पास उसका असिस्टेंट आता है और उसको बताता है कि डोंग का ग्रुप बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, मुझे नहीं लगता है कि हमें उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। जिस पे जियांग हंसते हुए कहता है मैं सिर्फ उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। और असिस्टेंट बोलता है आज से पहले आपने हमेशा अपनी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ को अलग अलग रखा है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर जियांग कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, बस जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा करते जाओ। इसके बाद हम डोंग की कंपनी में लियू को देखते हैं जो कि मैनेजर के पास जाते हुए बोलती है कि इस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल नहीं कर सकती। और मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर सकती तो आखिर कौन करेगा। जिस पर लियू कहती है आप एक दफा डोंग को देख कर देखें, आखिर इतनी ज्यादा वो टैलेंटेड तो है। मैनेजर लियू की सारी बातों को सुनता है और कहता है जाओ जाकर उसे बुला कर लाओ। लियू वहाँ से चली गई थी जिसके बाद मैनेजर भी केवल स्माइल देता है। और दूसरी तरफ हम मूरोंग को देखते हैं जिसके पास लियू आ चुकी थी और लियू कहती है तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। तभी मूरोंग कहती है कि आखिर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से उस प्रोजेक्ट को ना ला पाऊँ, ये डील कैंसिल हो जाए और उसके बाद मुझे इस कंपनी से निकाल दिया जाए। जिस पर लियू कहती है अरे वाह तुम तो बहुत समझदार हो। और मूरोंग हंसते हुए कहती है अगर डील हो गई तो क्या करोगी तुम? और लियू हंसते हुए कहती है कि देखते हैं कि किसकी डील होती है। अब मूरोंग जियांग की कंपनी में जा चुकी थी जहां पर कुछ ही देर के इंतजार के बाद असिस्टेंट आते हुए कहता है कि मिस्टर जियांग आपका वेट कर रहे हैं, आप चलकर उनसे मिल सकती हैं। मूरोंग अकेले ही उठकर जियांग के पास चली गई थी और वो लियू और उसके साथी को मुंह भी नहीं लगाती है, जिस पर वो तिलमिलाती ही रह गई थी। मूरोंग जियांग से मिलती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और जियांग उसके लिए सब कुछ करने को रेडी था। अब मूरोंग सोचने लगती है कि इसके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम कंपनी में देखते हैं कि लियू अपने फ्रेंड से कहती है कि लगता है ये जो इमरजेंसी में मीटिंग बुलवाई गई है इसमें कुछ धमाका होने वाला है। इतने में हम मैनेजर को देखते हैं जो कि आखिर सबको बताता है कि हमें 100 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल चुका है सिर्फ डोंग की वजह से। और डोंग खड़े होते हुए बहुत ही खुश होते हुए सबको बताती है कि मैं सबको ट्रीट देने वाली हूँ। इस पर बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे सिवाय लियू और उसके फ्रेंड ली के। कुछ ही देर में मूरोंग के लिए फ्लावर्स भी आते हैं जब वो एक फ्लैशबैक को याद करती है कि जियांग ने उसे बिस्किट खाने के लिए दिए थे और वो बिस्किट का टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि बिस्किट डोंग उसको खाने के लिए दिया करती थी।
शाम में हम देखते हैं कि लियो मूरोंग के पास कुछ फाइल्स लेकर जाती है और कहती है मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, इसको कंप्लीट कर दो। जिस पर मूरोंग कहती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास अपना बहुत सारा काम है करने के लिए। और लियो बोलती है इसका मतलब है कि तुम इनकम्पिटेंट हो और ये कंप्लीट नहीं कर सकती हो, मैं तो पहले से ही जानती थी। वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की जो कि सिर्फ अपने हस्बैंड को मारना ही जानती हो वो और क्या ही कर सकती है। ये बात सुनकर मूरोंग खड़े होते हुए लियो को एक थप्पड़ मारती है और कहती है मेरे बारे में बकवास करने की सोचना भी मत, वरना मैं क्या क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगी। तभी लियो अपनी फ्रेंड को इशारा करती है कि इसको मारो। ली मूरोंग को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वहाँ पर जियांग आ जाता है, जिसको देखकर ली कहती है आखिर तुम कौन हो। और जियांग बोलता है मैं कौन हूँ तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे तुम किसी पर हाथ नहीं उठा सकती हो। अब लियो भी उठकर जियांग से बदतमीजी करने लगी थी कि इतने में मैनेजर वहाँ पर आता है और लियो को थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मिस्टर जियांग से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब गार्ड से बोलकर जल्दी से लियो को तो अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है और ली डरते हुए जाकर फौरन से अपनी चेयर पर बैठ चुकी थी। अब दूसरी तरफ हम मैंग और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि एक रिपोर्ट को देख रहे थे और मैंग की मदर उस रिपोर्ट को देखते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, डॉग तो मर गई थी, हमने अपने हाथों से उसे दफनाया था, फिर वो वापस कैसे आ सकती है, और अगर वो जिंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी कभी भी हम हथिया नहीं सकते हैं, हमें कुछ करना होगा। और हम मैंग को देखते हैं जो कि एक इवल स्माइल देता है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ घटिया प्लान चल रहा था। रात में हम मूरोंग और जियांग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जब जियांग उसको बताता है कि तुम्हें याद है हम यूनिवर्सिटी में साथ थे, अगर उस वक्त तुमने मेरी हेल्प ना की होती, मुझे स्पॉन्सर ना किया होता तो आज जिस जगह पर मैं हूँ कभी भी पहुँच नहीं पाता। और दूसरी तरफ हम मैंग और शू को देखते हैं जो कि क्लब में थे और मैंग कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि वो बदली हुई है। इस पर शू कहती है कि कहाँ से बदली हुई है, पहले भी बेवकूफ थी अभी बेवकूफ ही तो है। इतने में वहाँ पर अपने चेहरे को थोड़ा सा हाइड किए हुए एक लड़की श्याओ आती है और मैंग को कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है ये आपके लिए, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। मैंग जैसे ही उन पिक्चर्स को देखता है तो उसमें मूरोंग और जियांग की ही पिक्चर्स थी, उस जगह की जहाँ पर वो साथ बैठे हुए थे। डोंग यानी कि मूरोंग को जियांग के साथ देखकर मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपने घर आते हुए अपनी मदर और अपनी सिस्टर को भी ये सारी बातें बताता है। जब मैंग की सिस्टर कहती है कि हमें कुछ करना होगा लेकिन हम मीडिया की भी हेल्प नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो लड़की इस बार बहुत ही चालाकी से काम कर रही है, अगर हम बुरा फंसे तो फिर हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मूरोंग भी आ चुकी थी, जिस पर मैंग की मदर कहती है कि फ्यूचर की मिस जियांग तो आ ही चुकी है, आओ आओ बड़े मजे से मेरे बेटे को तुम चीट कर रही हो। अब मूरोंग भी वहाँ पर आ गई थी। तभी मैंग उसको पिक्चर्स दिखाते हुए कहता है कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन मूरोंग सिर्फ एक स्माइल करती है और पिक्चर्स उठाकर वहाँ से ले गई थी। तभी चैन उठते हुए कहती है कि ब्रदर मेरे साथ आओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैंग उठकर अपनी सिस्टर के पीछे चला गया था और ये सारी बातें मूरोंग ने भी सुनी थी। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड लियांग के साथ थी। लियांग व्हील चेयर पर था और हम देखते हैं कि मैंग उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जहां पर चैन अपने हस्बैंड का बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंग ये बात बोलता है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, तभी हम चैन को देखते हैं जो लियांग को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे हाथ मत लगाया करो। अब मैंग कहता है सिस्टर सिर्फ सेल्फीज बची है, वो आप दोनों साथ मिलकर ले सकते हैं। चैन जल्दी से मोबाइल पकड़ती है और अपने हस्बैंड लियांग के साथ वो सेल्फीज लेने लगी थी, लेकिन उसके हस्बैंड को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। चैन उसको मारने लगती है और कहती है आखिर तुम हंस क्यों नहीं रहे हो। उसे बहुत ही ज्यादा बुली करती है और जबरदस्ती उसके साथ पिक्चर्स लेती है। दूसरी तरफ हम मूरोंग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के पास जाती है और असिस्टेंट उसको बताता है कि एक इंसिडेंट हुआ था। लियांग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कर रहा था और तभी वो बिल्डिंग गिर गई थी। वहाँ पर चैन को बचाने के लिए लियांग खुद वहाँ उस इंसिडेंट में फंस चुका था और इसीलिए उसकी टांगे चली गई और अब वो व्हील चेयर पर है। और मीडिया की अटेंशन गेन करने के लिए चैन ने उसे शादी कर ली ताकि सब उसको बहुत ही अच्छा कहें। उसके बाद चैन को बहुत ही ज्यादा फायदा भी हुआ था। अब मूरोंग ये सब सुनकर कुछ सोचने लगती है और कहती है कि मेरी सिस्टर तो वहाँ पर मजबूरी में रह रही थी, लेकिन इस लियांग का क्या चक्कर है, मुझे इसके बारे में जल्दी ही सोचना होगा कि आखिर वो वहाँ पर क्यों है। रात में हम देखते हैं कि मूरोंग लियांग से मिलने के लिए चली गई थी और लियांग कहता है तुम यहाँ पर आ गई हो तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। मूरोंग स्माइल करती है और कहती है तुम मुझे क्यों मारोगे, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम दोबारा से चलने लगो। तुम ये भी जानते हो कि चैन तुम्हारा ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करवाएगी, वो तुम्हें धोखा दे रही है। अगर मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूं तो। इस पर लियांग कहता है फिर तुम्हारा और मेरा मकसद एक है।
मूरांग उससे और भी बातें करने लगती है और उसे बताती है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं और तुम्हें कैसे रखते हैं। अब ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें इससे निकलना है या फिर नहीं। मुझे अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा दूं तो डोंग के बारे में सब कुछ बता दो। तभी लियांग कहता है कि मैं तुम्हें सच बताता हूँ, उसने सुसाइड नहीं की थी। इसके बाद हम मूरांग को देखते हैं जो कि वहाँ से बाहर आ गई थी और सुनसान सड़क पर चल रही थी जब उसके सामने दो लड़के आते हैं और उसको परेशान करने लगे थे। उसे बचाने के लिए वहाँ पर जियांग आ गया था जो कि उसको तो बचा लेता है, लेकिन जियांग को चोट लग चुकी थी और फिर मूरांग उसकी पट्टी करती है। जियांग को थैंक्स बोलने के बाद वो अपने घर वापस आ चुकी थी, जहाँ पर हम मैंग को देखती हैं कि बहुत ही ज्यादा नशे में उसके पास आते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर जियांग के साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैंग हैंडल ना कर सके, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मूरांग उसकी तरफ देखते हुए उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि लियांग के पास जाती है और उसे एक एग्रीमेंट साइन करने को बोलती है, जिस पर लियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुम बाहर लोगों के साथ अफेयर चला रही हो और मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि चैन ने मैंग और अपनी मदर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो फेंग को सेड्यूस करेगी और फेंग की हेल्प लेगी मूरांग से पीछा छुड़ाने के लिए। अब लियांग की बातें सुनते हुए वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? तुम मेरे लिए एक ट्रैश की तरह हो। जिसके बाद लियांग कहता है कि मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। ये सुनकर चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो चाकू उठाकर आकर उस पर अटैक करने लगती है और कहती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे नहीं करोगे साइन। और लियांग कहता है मैं जानता हूँ तुम कभी मेरा ट्रीटमेंट करवाना ही नहीं चाहती थी। इस पर चैन हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं सिर्फ तुमसे अपना फायदा हासिल करना चाहती थी, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा कर मुझे क्या मिलता। लेकिन ये सारी बातें सुनकर लियांग बुरी तरह से हंसने लगा था और तभी हम देखते हैं कि उसने एक मोबाइल छुपा रखा था रिकॉर्डिंग के लिए और ये सारी रिकॉर्डिंग लाइव जा रही थी, यानी सब ये सब देख रहे थे। और चैन ने जो अपने मुँह पर एक अच्छा बनने का निकाब चढ़ाया हुआ था वो उतर चुका था। लियांग जाकर फोन उठाता है और चैन को दिखाते हुए कहता है सरप्राइज, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। आखिर तुम्हें भी तो कोई सरप्राइज मिलना चाहिए ना, जब तुम मेरे साथ इतना कुछ कर रही हो। सब तुम्हारा असली चेहरा देख चुके हैं। कुछ ही देर में लियांग उस लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर देता है, फिर चैन से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर अब तुम क्या कर सकती हो। वो अपनी व्हील चेयर से उठकर खड़ा हो गया था और ये देखकर तो चैन शॉक ही हो गई थी और कहती है तुम खड़े कैसे हुए? जिस पर लियांग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी उस व्हील चेयर पर गुजार देता? तुम मुझे बताओ कि आखिर मेरा पैसा तुम वापस कब करोगी? जिस पर चैन कहती है तुम जैसे कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। इस पर लियांग कहता है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चैन की कोलीग्स को ही देखते हैं जो कि उसकी वीडियो को देख रही थी और सोचती हैं हमने तो सोचा था हमारी होस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आखिर इसको इतने सारे अवार्ड मिले थे और सबके सामने कैसे नाटक करती है जैसे ये सती सावित्री है। इतने में चैन भी वहाँ पर आकर बैठ गई थी तो वो दोनों कोलीग्स फौरन से उठकर वहाँ से भाग जाती हैं और चैन के बॉस उसके पास आते हुए कहते हैं चैन आखिर ये सब कुछ क्या है? जिस पर चैन कहती है सर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात का यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन चैन के बॉस बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और कहते हैं कि मैं तुम्हें अब मजीद काम नहीं दे सकता हूँ, तुम्हारी वजह से तो मेरी रेपुटेशन भी खराब हो रही है। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि रोते हुए फेंग के पास चली गई थी और फेंग से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और फेंग कहता है कि तुम्हारी हेल्प करने से मुझे क्या फायदा होगा। और ये बात सुनते हुए तो चैन के फेस पर एक स्माइल आती है और वो उसके साथ भी नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हम मूरांग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ थी और असिस्टेंट हंसते हुए कहता है चैन तुम तो बर्बाद हो चुकी हो। और फिर असिस्टेंट मूरांग से कहता है कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, जिस पर मूरांग कहती है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है फेंग। रात में हम फेंग और शेन को एक साथ पार्टी में बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर फेंग ये अनाउंस करता है कि शेन मेरे भाइयों की तरह है और अब से मैं अनाउंस करता हूँ कि ये मेरा ऑफिशियल पार्टनर भी है। और ये सारी बातें करने के बाद फेंग और मैंग एक घटिया प्लान भी बनाते हैं। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि जियांग ग्रुप का खाना खाने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो चुके थे, लेकिन इसके पीछे क्या राज था कोई नहीं जानता था। मीडिया में सिर्फ एक यही बात फैली हुई थी कि सभी लोग बीमार हो चुके हैं और सब लोग ये बोल रहे थे कि हम जियांग ग्रुप का खाना कभी भी नहीं खाएंगे। जियांग ग्रुप एक धोखेबाज है जिसने गलत खाना खिलाकर हमारे बच्चों को बीमार कर दिया। मीडिया का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और तभी हम जियांग और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जो कि मीडिया को जवाब दे रहे थे और असिस्टेंट कहता है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम भी नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और किसने ये सब कुछ किया है। अब हम चेंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही थी और वो कहती है इसका क्या मतलब है कि जियांग को यही नहीं पता कि उसकी कंपनी में हो क्या रहा है। आखिर कोई इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है इतने बड़े ओहदे पर होने के बाद भी।
और असिस्टेंट कहता है कि हमें सच में नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, जबकि हम हर चीज को बहुत ही ज्यादा श्योरिटी के बाद बनाते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इसके बारे में पता लगा लेंगे। लेकिन चैन तो उनको बर्बाद करने के चक्करों में थी। अब असिस्टेंट उन सबको आंसर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको इस बात का एहसास हो गया था कि वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो जियांग का हाथ पकड़ता है और फिर वो मीडिया से बोलता है कि बहुत जल्द हम आपको आंसर करेंगे। और जियांग को लेकर फौरन से वहाँ से निकल गया था, क्योंकि वो जानता था कि वो मीडिया को हैंडल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और फिर वो जियांग से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हम जियांग को देखते हैं जो कि काम था और फिर वो असिस्टेंट से कहता है, मुझे बताओ क्या तुम्हें पता चला कि ये सब किया किसने है? जिस पर असिस्टेंट कहता है, नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है। ये कहकर वो चुप हो चुका था और जियांग कहता है, बोल भी दो, क्या लगता है तुम्हें? और असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है कि शेन और फेंग फैमिली मिल चुके हैं। ये सब फेंग और मेंग ने मिलकर किया है हमें बर्बाद करने के लिए। और फिर हम मुरोंग को देखते हैं जो कि सोचने लगती है कि अपनी बहन के लिए इतने सारे लोगों को दुश्मन बनाना ठीक होगा। और फिर कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेंग को कभी भी मासूम लोगों को हर्ट नहीं करने दूंगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और फिर हम फेंग और मेंग को देखते हैं जो कि अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे। और शिव कहती है कि जियांग का अब क्या होगा बेचारा। और मेंग कहता है, फेंग, मैंने सुना है मुरोंग फैमिली यहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? और फेंग कहता है, मैं ही हूँ जो कि मुरोंग फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, मेरे अलावा और कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है? मैं कुछ टाइम में एक बैंक्वेट अरेंज करवाने वाला हूँ और मुरोंग फैमिली को मैं उसके अंदर इन्वाइट करूंगा। और जैसे ही हमारी मुरोंग फैमिली के साथ कॉपरेशन हो जाएगी तो हमारे सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। ये बात कहकर वो सभी ड्रिंक करने लगे थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। अगली रात हम मुरोंग को देखते हैं जो कि जियांग से एक रोड पर मिलती है और जियांग कहता है कि अगर मुरोंग फैमिली के साथ मेरी कॉपरेशन हो जाए तो मेरे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। इतने में जियांग को एक कॉल आती है और वो मुरोंग से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, मैं तुमसे सॉरी करता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी जाना पड़ रहा है। और उसके बाद अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हुए वो मुरोंग को बाय बाय करते हुए वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद मुरोंग को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और वो लड़की इससे पहले कि मुरोंग के ऊपर अटैक कर पाती, मुरोंग ने उसके अटैक को डॉज कर दिया था। उन दोनों के बीच में फाइट होने लगी थी और तभी हम उस लड़की शाओ को देखते हैं जो कि चाकू से मुरोंग के ऊपर अटैक करने ही वाली थी कि मुरोंग उसका हाथ पकड़ लेती है। चाकू को वो शाओ के गले पर रखते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या चाहती हो और मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो, वो भी अकेले? मैं जानती हूँ कि फेंग की तुम काम करने वाली हो और तुम आजकल शेन फैमिली के साथ भी हो। जिस पर शाओ कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन कहाँ पर है। और ये कहकर वो मुरोंग को उस जगह पर ले गई थी जहाँ पर डोंग की बॉडी थी। मुरोंग जैसे ही अपनी सिस्टर को देखती है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी और फिर वो कहती है, मुझे बताओ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? और शाओ कहती है कि फेंग ने मुझे कहा था मेंग के ऊपर नजर रखने के लिए और जैसे ही मैंने उसके ऊपर नजर रखी तो मैंने ये देखा। ये सारी बातें पूछने के बाद वो पूछती है कि अच्छा बताओ तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो, आखिर यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आई हो? इस पर शाओ कहती है, इसलिए क्योंकि तुम्हें भी बदला लेना है और मुझे भी बदला लेना है। मुरोंग हैरान होते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछती है, बदला? किस चीज का बदला? शाओ रोते हुए बताने लगती है कि मेरी सिस्टर फेंग के पास काम करती थी, लेकिन जब उसकी कंपनी में लॉस हुआ तो उसने मेरी सिस्टर को अपना मिस्ट्रेस बना लिया। उसने मेरी सिस्टर से वादा किया कि वो मेरी सिस्टर को पैसे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर पता है क्या हुआ? एक न्यूज आई कि मेरी सिस्टर मर चुकी है। ये फेंग ने किया था उसके साथ ताकि उसकी जुबान को बंद कर सके और मेरी सिस्टर उसके सीक्रेट किसी को बता ना दे। मुझे अपनी बहन का बदला लेना है। और फिर ये सुनकर तो मुरोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। शाओ उसे कुछ एविडेंस दिखाते हुए कहती है कि ये एविडेंस मेरे पास है और इसके अलावा भी मेरे पास और बहुत से एविडेंस हैं जो कि ये साबित कर सकते हैं कि फेंग ने क्या घटिया काम किए हैं। मैं हर चीज साबित करने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारी हेल्प करने के लिए भी। और मुरोंग ये सुनकर शॉक भी रह गई थी। मुरोंग कुछ भी नहीं बोलती है जब शाओ कहती है कि मैं बहुत टाइम से किसी को ढूंढ रही थी जो कि मेरी हेल्प कर सके, लेकिन यहाँ पर सब बिक जाते थे। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम वो हो जिससे मैं हेल्प मांग सकती हूँ, तुम हो जो कि मेरी हेल्प कर सकती है। और मुरोंग उसके फेस पर हाथ रखते हुए कहती है, फिक्र मत करो शाओ, मैं बदला लूंगी और तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। फेंग ने जो तुम्हारी सिस्टर के साथ किया उसे उसका हिसाब देना होगा। नेक्स्ट सीन में हम मुरोंग के ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे लगता है मुझे अपनी ग्रैंडडॉटर से मिलने के लिए जाना होगा। और फिर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि मुरोंग के पास जाते हुए कहता है, फेंग की हरकत तो चेक करें, हमें बैंक्वेट का इनविटेशन भेजा है, वो भी वीआईपी इनविटेशन। तो मुरोंग हंसते हुए कहती है, तो ठीक है ना, जैसा वो चाहता है वैसा हम करेंगे। और रात में हम मुरोंग को देखते हैं जो कि जियांग के साथ उस बैंक्वेट में जा चुकी थी।
इतने में वहाँ पर मैंग और शियो भी आ चुके थे, जो कि कहते हैं इनके पास तो इनविटेशन भी नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। और शियो उनको बुली करने की कोशिश करती है और कहती है देखो तो सही, इस डॉग का हस्बैंड यहाँ पर है और ये दूसरे लोगों को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है और ये जियांग के साथ खड़ी तो बिल्कुल एक कपल की तरह ही लग रहे हैं। और मैंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे पास इस बैंक्वेट का इनविटेशन भी नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी जियांग अपनी पॉकेट से एक इनविटेशन निकालते हुए कहता है कि क्यों नहीं होगा, ये है मेरे पास इनविटेशन। अब सबसे पहले हम जियांग को देखते हैं, जो कि मूरोंग के साथ इनविटेशन दिखाकर उस बैंक्वेट में दाखिल हो चुका था। और उसके बाद हम मैंग और शियो को देखते हैं। वो जैसे ही उस बैंक्वेट में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो गार्ड उनको रोक लेता है, कहता है कि आपको पहले इनविटेशन दिखाना होगा। ये बात सुनकर मैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैंग कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे रोक रहे हो। लेकिन जब गार्ड उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है तो मजबूरन मैंग को भी अपना इनविटेशन निकालकर उन्हें दिखाना पड़ा था। कुछ ही देर में वो बैंक्वेट स्टार्ट हो जाता है, जिसको चेन ऑर्गेनाइज और होस्ट कर रही थी। और वो फैंग को स्पीच करने के लिए स्टेज पर बुलाती है और फैंग स्टेज पर आते हुए कहता है कि मैंने ये बैंक्वेट मूरोंग फैमिली के लिए ही रखा है और मैं ये अनाउंस करते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत जल्द मूरोंग फैमिली के साथ मेरी कॉपरेशन होने वाली है। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए जियांग खड़ा होता है, कहता है कि मूरोंग फैमिली के साथ तुम कॉपरेशन नहीं कर सकते हो और ना ही जियांग चेंग को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखकर सभी लोग हैरान होकर उसको देखने लगे थे और सोचते हैं ये तो बैंकरप्ट होने वाला था, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी हम चेन को भी देखते हैं, जो कि जियांग को देखते हुए बोलने लगती है कि तुम्हारी कंपनी तो वैसे ही बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर हम सब के बीच में आकर खड़े हो जाओ और हमसे बात भी करो। अब जियांग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ तो बोल रही हो, लेकिन मैं सबके सामने ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो इस फैंग ने ही किया था। इस फैंग ने मेरे खाने में पॉइजन मिला दिया ताकि सब बीमार हो जाएं और उसके बाद मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर इसको बदनाम करके रहूंगा, इसका असली चेहरा मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। और फैंग ये बात सुनते हुए हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या एविडेंस है कि ये सब कुछ मैंने ही किया था। इस पर एक आदमी हंसने लगता है, कहता है लो एक और आ गया बिना एविडेंस के बात करने के लिए। हम शिया को देखते हैं, जो कि एक फाइल लेकर खड़ी होती है, कहती है मेरे पास एविडेंस है, मैं बहुत सालों से फैंग के लिए काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे एविडेंस इकट्ठे किए हैं जिससे ये साबित हो सके कि उसने जियांग को बर्बाद करने के लिए उसके खाने में पॉइजन मिलाया था। वो अपने कंपटीटर्स के साथ हमेशा ही तो यही करता है, ये पहली बार थोड़ी है। यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन बैठे हैं उनमें से किसी न किसी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। फैंग को इस बात से भी कोई असर नहीं हुआ था और कहता है अरे अब इसको भी ले आए हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आकर मेरे खिलाफ गवाही दोगी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और शिया कहती है कि मेरे पास एविडेंस है और मैं तुम्हें गिल्टी फील करवा सकती हूँ, सबके सामने ये साबित कर सकती हूँ कि तुम गलत थे। और फैंग कहता है कि बस आज की रात, उसके बाद अगर मैं खुद भी कहूँ कि मैंने गलत किया था तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि कोई आकर मुझे कुछ बोल सके। ये बात सुनकर जियांग गुस्से में आ गया था और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या चीज हो जो कुछ भी करेगा और कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। अब फैंग उसकी बातें सुनते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और कहता है कि इनको निकालो यहाँ से, ये क्या मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए आ चुके हैं। इतने में मूरोंग खड़ी होती है, कहती है बिल्कुल फैंग, तुमने कहा कि आज की रात के बाद तुम भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि मूरोंग फैमिली तुम्हारे साथ कोऑपरेशन नहीं करेगी, क्योंकि उसने डोंग फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और जियांग चेंग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनते हुए मैंग भी खड़ा हो चुका था और मूरोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, क्या तुम मरना चाहती हो, तुम्हारे मरने के इरादे हैं तो तुम हमें बता दो। तभी हम मैंग की मदर को भी देखते हैं, जो कि उठकर खड़ी हो चुकी थी और अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़ते हुए कहती हैं कि मेरे पास सबूत है कि ये डोंग नहीं है, हमने फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाया था और इससे ये बात साबित हो चुकी है कि ये डोंग तो नहीं है, कोई बहरूपिया है और ये तो हम भी नहीं जानते हैं कि हमारी फैमिली में ये क्या लेने के लिए आई है। और शियो और चेन भी उसके खिलाफ बोलने लगी थी और कहती हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा फजूल है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसको तो यहाँ से निकाल देना चाहिए। जब मैंग कहता है सिक्योरिटी जल्दी से इसको यहाँ से निकालो, ये पता नहीं कौन फेक औरत है जो यहाँ पर घुस आई है, तुम लोग देख नहीं सकते, अभी तो मूरोंग फैमिली ही इनका फैसला करेगी। आकर मूरोंग फैमिली के ऊपर ये झूठ बोल रहे हैं कि मूरोंग फैमिली ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो भी ये सारी लड़ाई कर ही रहे थे कि आवाज सुनाई देती है कि मूरोंग फैमिली वहाँ पर अराइव कर चुकी है। मूरोंग फैमिली के आने का सुनकर सब दोबारा अपनी चेयर्स पर बैठ चुके थे और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा वहाँ पर आ चुके थे।
जैसे ही ग्रैंडपा स्टेज पर आते हैं तो फैंग कहता है, मुरोंग आप आ गए। मिस्टर मुरोंग देखें, यहाँ पर ये लड़की पागल हो चुकी है जो आकर बोल रही है कि इसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ग्रैंडपा जैसे ही मुरोंग को देखते हैं तो बोलते हैं, तुम अच्छे से खाना पीना नहीं कर रही, इसीलिए तुम पहले से कमजोर हो गई हो। ये बात सुनकर तो मुरोंग एक स्माइल देती है। इतने में फैंग गार्ड्स को बुलाते हुए कहता है, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। और ग्रैंडपा बोलते हैं, आजकल के बच्चे बहुत इम्पल्सिव हैं, जिस पर फैंग बोलता है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब ग्रैंडपा फैंग को थप्पड़ मार देते हैं, कहते हैं दफा हो जाओ यहाँ से। ये बात सुनते हुए फैंग को थप्पड़ पड़ते देखकर तो चैन भी फौरन से वहाँ से खिसक चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब अगली बारी उसकी ही आने वाली है। तभी ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मेरे फ्रेंड की 2 ट्विन बेटियां थी और उससे खतरा था कि उसके एनिमीज उसको और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे, तो उसने अपनी एक बेटी मुझे दे दी ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। मुरोंग वहाँ से जा चुकी थी जब ग्रैंडपा कहते हैं कि 20 साल वो बच्ची मेरे पास रही है, मुझे वो बच्ची बहुत ही ज्यादा प्यारी है और अब मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मुरोंग फैमिली की पोजीशन उसके पास है और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये कहकर ग्रैंडपा वहाँ से चले गए थे और नेक्स्ट सीन में हम मुरोंग को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सा रेडी हुए स्टेयर्स से नीचे आती है, जिसे देखकर सब शॉक रह गए थे। मुरोंग को इस हुलिये में देखकर तो जंग भी शॉक रह गया था। जैसे ही वो स्टेयर से नीचे आती है तो सारे गार्ड्स और सर्वेंट उसके सामने झुक चुके थे। तभी मुरोंग बहुत ही ऊंची आवाज में बोलती है कि मैं आज ये अनाउंस करती हूँ कि मैं मुरोंग शाओ डोंग फैमिली के बिजनेस को इनहेरिट करेगी, क्योंकि वो मेरी सिस्टर का है। आज से कोई मुरोंग फैमिली नहीं है, यही डोंग फैमिली होगी। मैंग जैसे ही अपने सामने मुरोंग को देखता है तो वो तो गुस्से से पागल ही हो चुका था और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? डोंग फैमिली को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, मेरी वजह से डोंग फैमिली आज यहाँ तक पहुँची है और तुम कह रही हो वो तुम ले लोगी? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम इतनी लकी कैसे हो सकती हो कि मुझसे आकर सब कुछ ले लो, जबकि इतनी ज्यादा मेहनत मैंने की थी। मैं नहीं मानता तुम्हारे किसी फैसले को। तुम एक विच हो, तुम एक गोस्ट हो। अब मैंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोले भी क्या जा रहा है। जिसके बाद वो मुरोंग की तरफ बढ़ने लगता है, कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तुम मर जाओगी तो फिर डोंग फैमिली फिर से मुझे मिल जाएगी, बस मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर बहुत ही तेजी से वो मुरोंग की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन मुरोंग के फेस पर कोई भी डर नहीं था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी क्योंकि वो जानती थी कि मैंग उसके पास पहुंच भी नहीं पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। गार्ड्स ने उसे रास्ते में ही रोक लिया था। तभी शिव भी उसे रोकने के लिए आती है, लेकिन मैंग इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो शिव को धक्का दे देता है और नीचे गिरने की वजह से शिव को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी। शिव चीखने लगती है कि मैंग मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, ये मुझे क्या हो गया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शिव का मिसकैरेज हो चुका था। कुछ टाइम बाद हम मैंग, उसकी मदर और उसके सिस्टर चैन को देखते हैं जो कि उस घर को छोड़कर और शिव को छोड़कर जा रहे थे। जब शिव, जिसे चला भी नहीं जा रहा था, बहुत ही मुश्किल से उनको रोकते हुए कहती है मेरी बात तो सुने, प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाएं। जब मैंग की मदर उसे थप्पड़ मारते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की, एक बेबी को तो तुम प्रोटेक्ट कर नहीं सकी, हमारी यही तो आखिरी निशानी था और तुम कहती हो हम तुम्हारी बात सुने, निकल जाओ यहाँ से और हमारी नजरों के सामने दोबारा मत आना। शिव उनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो उनकी कोई बात नहीं सुनती हैं तो शिव भागते हुए जाकर चैन का हाथ पकड़ते हुए बोलती है सिस्टर आप तो मेरी बात सुने, देखिए मुझे ऐसे छोड़कर मत जाएं, मुझे एक दफा माफ कर दें। जिस पर चैन उसे धक्का देते हुए बोलती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, हमने तुम्हारा साथ दिया और हम बर्बाद हो गए। तभी मैंग की मदर भी कहती है बिल्कुल, इसकी वजह से मैंने अपनी बहू को इग्नोर कर दिया और देखो आज हम कहाँ पहुँच गए हैं इसकी वजह से। अब शिव को जब ये लगता है कि वो उसको भी नहीं रोक पाएगी तो जल्दी से वो मैंग को आवाजें देने लगती है, लेकिन मैंग भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और फिर चैन उसे मारने लगती है और बहुत ज्यादा मारने के बाद उसे धक्का देकर वो सब वहाँ से जा चुके थे और शिव वहीं पर बैठी रोती रह गई थी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि मुरोंग के साथ बार में बैठा हुआ था और तभी कहता है कि अरे वाह, मैं इतना बेवकूफ था कि पहचान ही नहीं पाया कि तुम मुरोंग हो, मुझे तो लगा था कि तुम डोंग हो। और उस दिन जो मैंने वो पीच केक खाने के लिए दिया था वो मुरोंग हमेशा मेरे लिए लाया करती थी, लेकिन तब भी मैंने नोटिस नहीं किया कि तुम्हारा बिहेवियर अजीब है। इस पर मुरोंग भी सब कुछ याद करने लगती है और कहती है कि मेरी सिस्टर जब मैं छोटी थी हमेशा मेरे लिए पीच केक लाया करती थी और मैं बहुत शौक से खाती थी, लेकिन जब मेरी सिस्टर मुझे छोड़ के गई तो उसके बाद मैंने पीच केक खाना छोड़ दिया। लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे पीच केक खाने के लिए दिया तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सिस्टर ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जियांग मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझे लाइक करते हो या फिर अभी भी तुम मेरी सिस्टर को ही लाइक करते हो?
इस पर जियांग कहने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा पुअर थी, लेकिन तब मेरी जिंदगी में एक लड़की आई जो कि हमेशा मेरी हेल्प किया करती थी। उसने हमेशा मुझे स्कूल जाने के लिए फीस भी दी और तब मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और एक बहुत ही बड़ा इंसान बन जाऊंगा ताकि मैं उसके एहसानों का बदला उसे चुका सकूं। और इतने सालों बाद अब जब मुझे ये मौका मिला तो मुझे पता चला कि वो जा चुकी है। अब मैं उसे कभी देख भी नहीं सकता। लेकिन फिर मुझे ये भी पता चला कि उसकी सिस्टर अभी जिंदा है जो कि तुम हो और तुम मेरे सामने हो। ये सारी बातें करके जियांग तो वहाँ से उठकर चला गया था और मूरांग अभी वहीं पर बैठी हुई थी जब विंडो के बाहर वो मेंग की मदर को देखती है जो कि क्लीनिंग की जॉब कर रही थी। मूरांग उठकर उनके पीछे उसी स्टोर में आ जाती है। जैसे ही मेंग की मदर उसको देखती है तो कहती है, डोंग नहीं मूरांग, तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं है कि जब एल्डर्स को देखो तो उनको हेलो ही बोल दो। इतने टाइम तुम हमारे घर पर रही हो, मुझे पता है तुम मेरे बेटे से लव करती हो और अभी भी वापस आना चाहती हो। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिस पर मूरांग हंसते हुए कहती है, आपको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है, मेरे साथ आए। ये कहकर मूरांग वहाँ से आगे आगे चलने लगी थी और मेंग की मदर उसके पीछे आते हुए कहती है, देखा मैंने कहा था ना कि तुम वापस आओगी और तुम मेरे बेटे से लव भी करती हो। लेकिन जैसे ही मेंग की मदर उस रूम में एंटर करती हैं जहाँ पर मूरांग एंटर कर चुकी थी तो देखकर शॉक रह जाती हैं क्योंकि वहाँ पर उनके नाम के सामने कैंडल्स जल रही थी। जिस पर मेंग की मदर कहती है, ये सब क्या है मूरांग? और मूरांग कहती है, बिल्कुल वही जो कि आप देख रही हैं। जिस दिन आपने मेरी सिस्टर को मारा था उसी दिन मैंने सोच लिया था आज के दिन के बारे में। एक एक करके आपकी फैमिली को खत्म कर दूंगी मैं बदला लूंगी, अपनी बहन का बदला। इस पर मेंग की मदर हान कहती है कि इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी सिस्टर खुद ही मर गई थी। और तभी मूरांग उनको अपनी सिस्टर का फोन दिखाते हुए कहती है कि ये है मेरी सिस्टर का मोबाइल फोन और इसके अंदर सारे एविडेंस रिकॉर्ड हैं कि कैसे मेरी सिस्टर को तुम सब बुली किया करते थे और अब मुझे तो बदला चाहिए। मैं तुम सबको वहीं पर दफनाऊंगी जहां पर मेरी सिस्टर को दफनाया गया था। ये बात सुनकर मिस हान तो वहीं जमीन पर बैठकर चीखने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि मिस हान पागल हो चुकी हैं। और नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि चाकू लेकर फैंग के पास जा चुकी थी और फैंग कोई चीज जला रहा था। जब वो कहती है, मुझे बताओ मेरी पिक्चर्स कहाँ पर हैं, तुम मजीद मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। इस पर फैंग कहता है, सिर्फ पिक्चर्स के लिए तुम भागी भागी यहाँ पर चली आई, ये देखो वो तो मैंने जला दी। इस पर चैन उसे चाकू दिखाते हुए कहती है कि मेरे साथ ट्रिक्स मत खेलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये बात सुनते हुए फैंग उसके करीब जाता है, कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तुम मुझे जान से मारोगी। ये अब वो चैन की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे चाकू पकड़ते हुए कहता है कि ना मेरी जान, ऐसा नहीं करते। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसने चैन को वहाँ पर बांधा हुआ था और वो अपना सामान पैक करते हुए अपने फ्रेंड से कॉल करते हुए कहता है कि वो हॉस्टेस जिसको हमेशा से तुम पाना चाहते थे और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे वो यहीं पर मौजूद है, तुम यहाँ पर आ जाओ और उसके पैसे तुम मुझे दे देना। ये लड़की बहुत ही ज्यादा प्यारी है, मैं कभी भी इसे गिव अप ना करता और इसको तुम्हें देने के बारे में ना सोचता अगर मुझे यहाँ से भागने की जल्दी ना होती तो, लेकिन अभी तो मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना है। अब फोन रखो और जल्दी से मुझे पैसे भेजो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जिसके बाद अपने बैग को पैक करते हुए और उसमें बहुत सारे पैसे रखते हुए वो चैन से ये कहते हुए वहाँ से निकल गया था कि बहुत जल्द तुम्हें पिक करने के लिए कोई आ रहा है, वो इंसान जिसको मैं तुम्हें बेच चुका हूँ। ये कहकर अपना बैग उठाकर वो वहाँ से निकल गया था। और उसके बाद हम फैंग को पार्किंग लॉट में देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ रहा था और शाओ उसका पीछा कर रही थी। कुछ ही देर में शाओ उसका पीछा करते हुए बिल्कुल उसके करीब पहुँच गई थी तो फैंग बहुत ही तेजी से भागने लगता है। जब शाओ का एक साथी आकर फैंग को वहीं पर पकड़ लेता है और उसका सर जमीन से लगा देता है। इस पर फैंग चीखने लगाता है, कहता है, शाओ के तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। और शाओ उसके सामने आते हुए बोलती है, क्या तुम ज़ैंग को जानते हो? मेरी सिस्टर थी वो जिसको तुमने मार दिया। इस पर फैंग कहता है, अच्छा देखो मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ ना, तुम पैसे ले लो। लेकिन शाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली थी। और नेक्स्ट सीन में हम मेंग को देखते हैं जो कि क्लब में बैठा बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा था, बिल्कुल पागल हो चुका था वो। इतने में मेंग के पास दो आदमी आते हैं जो कि मेंग को वहाँ से उठकर जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मेंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन दोनों आदमियों से बदतमीजी करने लगता है। जिस पर वो दोनों आदमी मेंग की बहुत ही अच्छी धुलाई करते हैं और फिर धक्के देकर उस क्लब से उसे बाहर निकाल दिया था। और फिर हम शियो को देखते हैं जो कि एक बार डांसर बन चुकी थी। वो मेंग की बहुत ज्यादा पिटाई होता देखकर वो उसके पीछे आती है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी और मेंग बुरी तरह से पिट चुका था। उसके चेहरे पर सिर्फ चोटों के ही निशान थे। एक वक्त वो था जब डोंग पर इल्जाम लगाने के लिए उसने अपने फेस पर नकली चोटें बनाई थी और अब उसके फेस पर सिर्फ चोटें ही थी।
अब शियो मैंग से बोलती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था, हमें ये दिन देखना पड़ेगा। जिस पर मैंग कहता है ये सब कुछ उस मूरॉन्ग की वजह से हुआ है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और शियो कहती है हम क्या करेंगे, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे राजा की जान तोते में होती है वैसे ही इस मूरॉन्ग की जान बेबे में है। ये बात सुनते हुए मैंग भी उस फ्लैशबैक को याद करता है जब वो बार बार बेबे के बारे में पूछ रही थी। और मैंग कहता है हाँ अब मुझे कुछ करना होगा। कितना घटिया इंसान था जो कि अपनी ही बेटी के बारे में ये बोल रहा था कि वो उसको कुछ कर सकता है। कुछ टाइम बाद हम मैंग को देखते हैं जो कि बेबी का पता लगा चुका था कि वो कहाँ पर है। और बेबी एक रोड पर चल रही थी जब मैंग उसको किडनैप करके ले जाता है। और बेबी के हाथ में जो टेडी पकड़ा हुआ था वही जमीन पर गिर चुका था। अब मूरॉन्ग और डॉक्टर जैसे ही बेबी को ढूंढते हुए वहाँ पर आती हैं तो मूरॉन्ग को वो टेडी मिलता है जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसमें सबसे पहले तो बेबी की बर्थडे विशेष थी, लेकिन उसके बाद वो सारी रिकॉर्डिंग थी जो कि बेबी ने अपनी आंखों से देखी थी। बेबी की ग्रैंडमा की वो सारी बातें जो कि मरने से पहले उन्होंने डॉन्ग को बोली थी और जिसके बाद उन्होंने डॉन्ग को मार दिया था। यानी कि मूरॉन्ग को एविडेंस मिल चुका था कि किसने उसकी बहन को मारा है। उस रिकॉर्डिंग को सुनते हुए मूरॉन्ग बुरी तरह से रोने लगी थी कि इतने में उसे शियो की कॉल आती है और कहती है बेबे मेरे पास है, अगर तुम बेबे को जिंदा देखना चाहती हो तो एक बात याद रखो कि मुझे 5 मिलियन चाहिए। नहीं 5 नहीं 50, नहीं 50 भी कम है, मुझे 500 मिलियन चाहिए। एक बात याद रखना कि तुम्हारी मूरॉन्ग फैमिली के लिए तो ये पैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुमने ये पैसे ना देने का फैसला किया तो बेबी मेरे हाथों मारी जाएगी और उसके बाद वो तुम्हें कभी भी वापस नहीं मिलेगी, ये सोच लेना। इस पर मूरॉन्ग कहती है कि मैं आ रही हूँ पैसे लेकर, लेकिन बेबी को कुछ मत करना क्योंकि अगर तुमने उसको कुछ भी करने की कोशिश की तो मेरे हाथों से सबसे पहले तुम मरोगी। इस पर शियो कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर अकेले आना। रात में हम देखते हैं कि मूरॉन्ग पैसों वाला बैग लेकर उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर शियो ने उसे आने के लिए बोला था। मूरॉन्ग अपने चारों तरफ देखती है और फिर उसे अपने सामने मैंग नजर आता है। जब वो गुस्से से बैग फेंकते हुए कहती है कि मैंग तुम इंसान हो या फिर जानवर, कोई अपनी ही बेटी को कैसे किडनैप करवा सकता है, तुम्हारे अंदर इतना जिगरा कहाँ से आया। जिस पर मैंग गुस्से से बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम डॉन्ग हो, मूरॉन्ग हो या फिर बेबे कौन है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। इस पर मूरॉन्ग स्माइल करते हुए कहती है कि ये बात तो मैं पहले से ही जानती हूँ, मुझे बताओ कि बेबे कहाँ पर है। शियो कहती है कि तुम जल्दी से ये पैसों वाला बैग हमारे पास ले आओ, तुम्हें बेबे मिल जाएगी। उनकी बातें सुनते हुए मूरॉन्ग वो पैसों वाला बैग उठाती है और स्टेयर्स चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगी थी ताकि उनके करीब जा सके। जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है तो वहाँ पर बेबे को देखती है जिसके मुंह पर टेप लगाई गई थी और उसको चेयर से बांधा गया था। और मैंग हंसते हुए कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम यहाँ पर अकेले आने की हिम्मत भी करोगी। और मैंग के कहने पर वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे जो कि मूरॉन्ग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर जियांग भी आ चुका था जो कि मूरॉन्ग की हेल्प करता है। अब कुछ ही देर में वो मार मार के सारे गुंडों का ही भरता बना देते हैं और उसके बाद वो मैंग की तरफ देखते हैं जब मैंग कहता है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर मैंग वहाँ से भागने लगा था और शियो भी उसके साथ भागती है और जियांग भागते हुए जाकर बेबे को खोलता है और बेबे को खोलने के बाद उसने बेबे को हक कर लिया था। और हम मूरॉन्ग को देखते हैं जो कि मैंग और शियो के पीछे गई थी और जैसे ही मैंग और शियो के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो शियो कहती है प्लीज मैंग को कुछ भी मत कहो, सारी गलती मेरी है, मैंने सब कुछ गलत किया था, इसने कुछ भी नहीं किया। और मैंग जमीन पर बैठते हुए कहता है हाँ ये सही कह रही है, इसने सब कुछ गलत किया था, मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। और जल्दी से मूरॉन्ग के पास जाते हुए बोलता है तुम्हें मुझ पर यकीन है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन दूसरी तरफ शियो तो शॉक ही रह गई थी कि वो मैंग के लिए क्या कुछ करने की कोशिश कर रही थी और मैंग उसने कितनी जल्दी सारा इल्जाम शियो के सर पर डाल दिया। इस पर शियो चीखते हुए कहती है मैंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये बात सुनते हुए मैंग उसके करीब जाते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और शियो उसका गिरबान पकड़ते हुए कहती है तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो मरूंगी लेकिन तुम मेरे साथ मरोगे। और ये कहकर वो मैंग को भी अपने साथ खींचते हुए नीचे छलांग लगा देती है। और ये देखकर मूरॉन्ग शॉक रह गई थी और फिर सोचती है कि इनका अंजाम यही होना था। इतने में हम जियांग को देखते हैं जो कि बेबे का हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर ले आया था। मूरॉन्ग जैसे ही बेबे को देखती है तो फौरन उसके पास आकर उसको हक करते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो, जिस पर बेबे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखकर तो मूरॉन्ग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है बेबे अब तुम बात कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि एक पागल लड़की बन चुकी थी क्योंकि उसने अपने सामने इतना सब कुछ देख लिया था जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। वो कभी मूरॉन्ग को ब्लेम करती है, कभी शियो को और कभी मैंग को और कहती है सारी गलती इनकी थी, इनकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। और कुछ टाइम के बाद हम बेबे को देखते हैं जो कि अपनी मदर की ग्रेव पर जाती है।
और जियांग और मूरोंग भी उसके साथ थे और बेबे बोलती है, मम्मा आपको पता है मुझे नई मम्मा मिल गई जो कि बिल्कुल आपके जैसी हैं और आपकी तरह मुझसे प्यार करती हैं। और जियांग कहता है, मिस तोंग आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, हम आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। और फिर जियांग मूरोंग को हग कर लेता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो सभी बाहर घूमने गए हुए थे। जियांग मूरोंग के लिए केक लेकर आता है और उसको खाने के लिए देता है, लेकिन मूरोंग जैसे ही उसको खाती है तो उस केक में उसे कुछ फील हुआ था। मूरोंग जैसे ही अपने मुंह से उसे बाहर निकालती है तो वो एक रिंग थी, एक डायमंड रिंग। ये देखकर तो मूरोंग हैरान ही रह गई थी जब बेबे कहती है, अरे टाइम वेस्ट मत करें, और जल्दी से मूरोंग के हाथ से वो रिंग लेकर जियांग को पकड़ाते हुए कहती है, मम्मा को रिंग पहनाएं। जियांग मूरोंग को वो रिंग पहना देता है और सब बहुत ही ज्यादा खुश हो चुके थे। और कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि जियांग और मूरोंग की शादी भी हो चुकी थी और वो एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। और मूरोंग कहती है, हमारी एक ही बेटी है, मेरी बस यही दुआ है कि वो हमेशा ठीक रहे और हमारे साथ रहे। जिस पर जियांग कहता है कि हाँ बिल्कुल। इतने में उसे एक कॉल आती है और वो कहता है, चलो मैं तो चला काम पर, तुम अपना ध्यान रखना। और ये कहकर वो मूरोंग को हक करते हुए वहाँ से चला गया था। और मूरोंग भी उसके लाए हुए फ्लावर्स को देखने लगती है और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।